ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा सप्ताह था और इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार को ही दोनों सदनों की बैठक हुई। इसके बाद अगले 3 दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोनों सदनों में अवकाश रहा। इस सप्ताह भी विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा तथा राज्यसभा में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि हंगामे के बीच ही दोनों सदनों में कुछ अहम विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मंजूर कर 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि 11 दिनों से नियोजित ढंग से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हंगामा कर रहे सदस्यों पर जब उनके आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार सदन स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। खेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल संघों में बेहतर प्रशासन और गुटबाजी को रोक लगाना है। इसमें बीसीसीआई जैसी मजबूत संस्था समेत सभी खेल संघों के लिए स्पष्ट नियम और एक शासन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के केसीनेनी शिवनाथ ने कहा कि ये विधेयक बहुत सशक्त है। इससे खिलाड़ियों को आगे लाने और खेल नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से शिकायत निवारण भी मजबूत किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। भाजपा के गणेश सिंह ने सदन में विपक्ष के कार्यकलाप की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार खेलों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ये विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम, सशक्त नेतृत्व देने वाला है। इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद सदन ने हंगामे के बीचों बीच कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की। राज्यसभा में भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही SIR मुद्दे पर हंगामा होने लगा और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें 5 विषयों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत 29 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि हंगामे की वजह से सदन का 62 घंटे और 25 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। सदन में व्यवस्था नहीं बनते देख उन्होंने 11:12 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद सदन ने इन्हें लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, GST में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखा अनुदान लाया गया था, किंतु ये पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों के सदस्यों ने मणिपुर में शांति एवं स्थिरता कायम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे।
वाईएसआर कांग्रेस के गोला बाबू राव ने कहा कि मणिपुर में बार बार होने वाले बंद, प्रदर्शनों एवं जाति संघर्ष के कारण राज्य में व्यापार, कारोबार सहित विकास की गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासन बुरी तरह बाधित हुए हैं। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने राज्य में शांति एवं स्थिरता कायम करने की जरूरत पर बल देते हुए मांग की कि मणिपुर के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाना चाहिए। भाजपा के कणाद पुरकायस्थ ने कहा कि विनियोग विधेयक केवल धन आवंटन का विषय नहीं, बल्कि मणिपुर के किसानों, युवाओं, व्यापारियों एवं छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ा मामला है। भाजपा के ही सिकंदर कुमार ने कहा कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था पर पिछले 10 साल की ओर नजर डाली जाए तो ये पता चलता है कि देश का आर्थिक विकास विश्व के आर्थिक विकास के साथ चल रहा है। भाजपा के ही महाराजा संजा ओबा लेशंबा ने कहा कि निश्चित रूप से ये बजट मणिपुर में स्थिरता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि हिंसा की वजह से राज्य में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनका पुनर्वास जरूरी है। इसके उपरांत सदन में वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता, मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के प्रावधान वाले वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2025 पर संक्षिप्त चर्चा कर उसे पारित कर दिया गया। जब इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी जा रही थी, तब विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने और सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका न दिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन एवं पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है और ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की जगह लेगा। इसके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद राज्यसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की। गोवा राज्य निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान है कि राज्य में यदि अनुसूचित जनजाति की आबादी है लेकिन विधानसभा में समुदाय के लिए सीट आरक्षित नहीं है तो वहां एसटी के लिए सीट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में 40 सीट में अनुसूचित जाति एससी के लिए एक सीट आरक्षित है, लेकिन एसटी की एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ये विधेयक पारित होने के बाद सदन में करीब 15 सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। फिर अपराह्न 4:05 पर सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार बाधित होती रही। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूर कर 3 सदस्यीय समिति के गठन की सदन में घोषणा की, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और एक कानूनविद शामिल हैं। उन्होंने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सदन को अवगत कराते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल से संबंधित शिकायतों को गंभीर प्रकृति का पाया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उसी दिन सदन ने खान आवंटन खनन क्षेत्र का लाभ आम लोगों को दिलाने तथा इसमें पारदर्शिता लाने वाले खान और खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक के संबंध में कहा कि देश में रोजगार बढ़े और आदिवासियों तथा खनन क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उनका कहना था कि मोदी सरकार के आने से पहले मामूली हस्ताक्षर कर खदान का आवंटन किया जाता था। माफिया खदानों पर कब्जा करते थे, इसीलिए 104 खदानों के आवंटन को भ्रष्टाचार के कारण उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है। हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आम लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा की मालविका देवी ने कहा कि पहले सरकार अनैतिक रूप से खदानों के आवंटन कर रही थी, लेकिन अब स्थिति बदली है। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इस कानून को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे वंचितों को फायदा होगा।
चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के सीएस गुरुमूर्ति मड्डीला तथा तेलुगु देशम पार्टी के जी लक्ष्मी नारायण ने भी हिस्सा लिया। खान और खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष ने जिस प्रकार आसन की तरफ कागज फाड़कर फेंका है, हम उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भी विपक्ष में रहे और तरीके से विरोध करते थे, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। विपक्ष के शोरगुल के बीच ही लोकसभा ने भी भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री परिवहन में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति होने के साथ ही इस क्षेत्र की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित हुई है। इस दौरान पोत परिवहन की क्षमताओं का विस्तार हुआ है, पोतों का आवागमन तेज गति से होने लगा है और माल ढोने उतारने में पहले की तुलना में लगभग आधा समय लगता है। ऐसा तकनीकी और मशीनों के उन्नयन के कारण संभव हो पाया है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी एसआईआर मुद्दे पर दोपहर 2 बजे तक बाधित रही। उसके बाद सदन में खेल जगत से जुड़े और आयकर सहित कराधान क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इन विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया था। उच्च सदन की बैठक जब पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई, तब उपसभापति हरिवंश ने बताया कि नियम 267 के तहत कार्यवाही स्थगित कर 4 विषयों पर चर्चा करने के लिए मिले सभी 21 नोटिस उन्होंने अस्वीकार कर दिए हैं। ये नियम कार्यसूची के नियत कामकाज को स्थगित कर नोटिस में उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देता है। इसके उपरांत विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा एवं नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण उपसभापति ने 11:15 बजे बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए दावा किया कि सरकार एसआईआर मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने दे रही है, जो संविधान के विरुद्ध है। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की चर्चा में कोई रुचि नहीं है और वो व्यवधान उत्पन्न कर प्रजातंत्र और संसद को बंधक बनाना चाहता है। खड़गे के व्यवस्था के प्रश्न को पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा द्वारा खारिज करने के बाद विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कई अन्य विपक्षी दल के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा कर उसे पारित किया गया। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि खेल क्षेत्र में निजी उपलब्धियां अधिक हैं और सामूहिक उपलब्धियों पर अब जोर दिया जाना चाहिए। भाजपा के नरहरि अमीन, भुवनेश्वर कालिता, धनंजय भीमराव महादिक, माया नारोलिया, केसरी देव सिंह झाला, परमार सालम सिंह, धर्मशीला गुप्ता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला, मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू, तेलुगु देशम पार्टी के साना सतीश बाबू, बीएसआर के रविचंद्र बद्दीराजू ने दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए खेलों के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी निखारने की आवश्यकता पर बल दिया। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने कहा कि खेल देश के युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने की मांग की। मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने दोनों विधेयकों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे कानून की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि खेल निकाय से जुड़े विधेयक मानो सपनों जैसा है। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने खेलों का बजट दोगुना करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी बेहतरीन नीतियों का ही नतीजा है कि 2014 के बाद से अब तक खेलों को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ। दोनों विधेयकों पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब देते हुए युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन विधेयकों के कानून का रूप लेने के बाद खेल के मैदान से गौरव हासिल करने का देश का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया के सिर्फ 40 देशों में ही खेल कानून है और इन विधेयकों के कानून बनने पर भारत इस मामले में 21वां देश होगा। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक से देश की महिलाओं एवं एथलीटों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेल फेडरेशन से जुड़े करीब 350 मामले अदालतों में लंबित हैं और ऐसे मामलों से खेल निकाय का कामकाज प्रभावित होता है और इसका प्रभाव खिलाड़ियों पर पड़ता है। इसके बाद सदन में आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त चर्चा कर इसे लोकसभा को लौटा दिया गया, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इन दोनों विधेयकों के प्रावधान से देश में कराधान प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि दोनों विधेयकों पर चर्चा कराए जाने के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं है। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।